हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। आबिद तौकीर रजा को एनबीडब्ल्यू की कार्यवाही के अनुपालन में गिरफ्तार करके 8/4 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे, आज वे असुरक्षित हुए हैं। दंगा होता था, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी बरेली में, कभी बहेड़ी में। आज 2024 में जो हम हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया बस्त। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या 2010 बरेली दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा का नया ठिकाना जेल होने वाला है? क्या फरार मौलाना तौकीर रजा पर अब संपत्ति के कुर्की की तलवार लटक रही है? सवाल यह भी है कि क्या योगी के लाउड एंड क्लियर मैसेज ने अपराधियों और दंगाइयों में ऐसा खौफ भर दिया है कि उनके लिए भाग पाना मुश्किल हो चला है? बरेली की अदालत ने साल 2010 में हुए दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को भगोड़ा घोषित कर दिया है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ अभी तक 3 गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन तौकीर रजा कोर्ट में पेश नहीं हो रहा। हाईकोर्ट ने भी तौकीर रजा को 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन तौकीर रजा कोर्ट का फैसला मानने की बजाय फरार है। अब बरेली के ट्रायल कोर्ट ने तौकीर रजा के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी किया है और 8 अप्रैल तक पुलिस से तौकीर रजा को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। अगर तौकीर रजा कोर्ट में पेश नहीं होते तो उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त तौकीर रजा के माननीय न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उसके विरुद्ध पुनः एनबीडब्ल्यू जारी करने का आदेश व 82 की कार्यवाही जारी करने का आदेश पारित किया है। कार्रवाई के तहत क्या कार्रवाई की जाएगी? माननीय 82 सीआरपीसी की कार्यवाही पुलिस को करनी है तथा अभियुक्त तौकीर रजा को एनबीडब्ल्यू की कार्यवाही के अनुपालन में गिरफ्तार करके 8/4 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। यूपी में एक तरफ विपक्षी दल माफिया मुख्तार की मौत पर मातम मना रहे हैं, माफिया से हमदर्दी जता रहे हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में लगे। आज भी पीलीभीत से लेकर बरेली तक योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां की। इस दौरान योगी ने पुरानी सरकारों पर हमला बोला और 2014 से पहले हुए दंगों की याद दिलाई। साथ ही योगी ने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद अब यूपी में दंगा नहीं होता, अपराधी और माफिया पस्त हो चले हैं। सुनिए। उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहना ही क्या, यहाँ दंगा होता था। कभी सहारनपुर में सिख विरोधी दंगे हुए थे, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी बरेली में, कभी बहेड़ी में, कभी मुरादाबाद में, कभी लखनऊ में। कोई कस्बा, कोई नगर, कोई जनपद नहीं बचा था जहां दंगे और कर्फ्यू की कहर लोगों ने न सहे न पी। ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी। ये 2014 के पहले के भारत और पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। आज 2024 में जो हम हैं, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया बस्त। हमने उसको बस्त किया तो उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश दंगा से मुक्त हो गया। मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि यूपी दंगा मुक्त हो चला है। उधर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया और कहा कि माफिया की बात करते हैं तो लिस्ट जारी क्यों नहीं करते? सुनिए। माफिया की सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? टॉप 10 उत्तर प्रदेश के कौन माफिया हैं, उसकी सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? ये जानबूझ करके माफिया और इस तरह की बहस में सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला सवाल यह कि मौलाना तौकीर फरार, क्या कुर्की की तलवार वाकई लटक गई है? धर्म के नाम पर यूपी में भड़काएंगे तो भाग कहां तक पाएंगे? 8 अप्रैल क्या आखिरी तारीख है? मास्टरमाइंड मौलाना जेल में क्या नया ठिकाना होने वाला है? और योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज है
कि अपराधियों को डर इसी वजह से लग रहा है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। जफर इस्लाम जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद हजारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। मैं सबसे पहले हजारी साहब आपसे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि कई बार मैं आता हूं, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, योगी ने क्या कुछ कहा, कई बार चर्चा हुई है तौकीर रजा को लेकर। कोर्ट ने कहा कि आ जाइए, 2010 दंगों में मास्टरमाइंड मान लिया, फिर भी भाग रहे हैं और तौकीर रजा के बयानों की तरफदारी करने वालों में सबसे आगे आप रहे हैं। देखिए, सब जानते हैं, सबको मालूम है कब किसे माफिया कह दिया जाए, कब किस पर गैंगस्टर एक्ट लगा दी जाए, कब किस पे गुंडा एक्ट कायम कर दी जाए, कब किसको अपराधी बना दिया जाए। इस पर कोई संदेह नहीं है। जब मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है, सिटिंग मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री जेल में जा सकते हैं, तो मौलाना तौकीर रजा तो मुसलमान है, फिर मौलाना है। भारतीय जनता पार्टी को जिससे भी फायदा होता है, जिस मामले से भी फायदा होता है, भारतीय जनता पार्टी वही करती है और वही उनको करना है। क्योंकि उन्होंने ये 10 सालों की से जो माननीय मोदी जी विराजमान है, 10 सालों से कुछ नहीं किया है। उनके पास देश को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अब टीवी चैनलों पर और उनकी मीटिंगों में सिर्फ मुसलमान टारगेट होंगे और मुसलमान टारगेट होते रहे। मुसलमान आप बताइए, जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, धर्म संसद में किस तरह की टिप्पणियां थी मुसलमानों के लिए, वो आपको याद नहीं है? कभी उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई कार्रवाई होगी तो मौलाना तौकीर रजा पे होगी। कार्रवाई की बात अगर होगी तो मौलाना सलमान अजहरी पर होगी। कार्रवाई की बात होगी तो मौलाना कमर गरीब उस्मानी पर होगी। कार्रवाई होगी तो नूर अहमद अजहरी पर होगी। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। कब किसे कहां पर आप लोग चैनलों में जो आपको पुलिस बताती है, वही आप लोग उस आदमी तो पुलिस की बात सुनेंगे हजारी साहब। मैं किसी मौलाना, किसी अपराधी, किसी माफिया की बात थोड़े नहीं सुनूंगा, पुलिस की बात सुनूंगा भाई। और आप कह रहे हैं हरिद्वार में धर्म संसद, उस धर्म संसद में अगर किसी ने कुछ आपत्तिजनक बोल दिया तो उसको डिफेंड करने कौन गया हजारी साहब? हम डिफेंड करने गए, बीजेपी का कोई नेता डिफेंड करने गया? इस्तेमाल कर रही है, कुछ भी आकर बोलेंगे। आप कह रहे हैं पुलिस की मत सुनिए। जनता पार्टी हजारी साहब आप क्या बोल रहे हैं आपको पता है? आप कह रहे हैं पुलिस की मत सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में टोपी, दाढ़ी और इस्लामी लिबास पहनने वालों को सुनिए हजारी साहब, सुनिए ना, मैं इसको डिबेट ले ही नहीं जाना चाहता हूं, सुनिए। लेकिन आप लेकर गए हैं तो मैं कुछ बयान कोट कर रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आपकी ये फेवरेट मौलाना तौकीर रजा क्या बोलते हैं? वो अलग अलग क्या वो बयान देते हैं। तिरंगा यात्रा पर कहते हैं कि सरकार तिरंगे के नाम पर धंधा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कहते हैं कि योगी नहीं है, ढोंगी है। हिंदुओं पर कहते हैं कि मुस्लिमों ने कानून हाथ में ले लिया तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ज्ञानवापी पर कहते हैं फव्वारे को शिवलिंग समझा जा रहा है। पीएम मोदी पर कहते हैं सरकार धृतराष्ट्र बनकर बैठी है। सरकार को धमकी देकर कहते हैं बदलने दो शासन, सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। ये बहुत सम्मानजनक बयान है क्या? और आप डिफेंड करने बैठे हैं? नहीं, आपत्तिजनक जो बातें हैं वो उनके साथ नहीं हूं मैं। और लेकिन जितनी बातें आपने सुनाई है सब आपत्तिजनक नहीं है। उन्होंने फव्वारे को फव्वारा का क्या एतराज है आपको? नहीं फव्वारा अभी नहीं। अरे सुनिए, मैं ज्ञानवापी पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ बयानों की फहरिस्त गिनवाई। CAA पर कहते हैं कि कानून वापस ले लो नहीं तो गलियों में खून बहने लगेगा। धमकियां इस तरीके से देते हैं। 2010 में बरेली दंगे में उनको कोर्ट मास्टरमाइंड मान रहा है, कोर्ट के सामने नहीं पेश हो रहे हैं। कभी हॉस्पिटल में नजर आते हैं, कभी कहीं और नजर आते हैं। वो बरेली में बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? नूरा कुश्ती खेलना छोड़ दीजिए, बहुत हो गई है। ठीक है। चलिए जफर इस्लाम साहब, एक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्लियर कट कही है कि भाई अपराधी है, दंगाई है, वो पस्त है और यूपी में इसी का बोलबाला है। लेकिन हजारी साहब जैसे दूसरे लोगों को लग रहा है, मैं किदवई साहब के पास भी जाऊंगा, इन लोगों को लगता है कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। अतीक मुस्लिम इसलिए टारगेट, मौलाना तौकीर मुस्लिम इसलिए टारगेट, दूसरे अपराधी मुस्लिम इसलिए टारगेट। देखिए, अपराधी किसी समुदाय का हो, किसी पूजा पद्धति का हो, किसी में भी आस्था रखता हो, अपराधी को अपराधी की ही तरह देखना चाहिए।
उसका किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, किसी समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए और किसी और चीज से नहीं जोड़ना चाहिए। जो अपराध है अपराध है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी पद्धति मानने वाला हो, सब अपराधी अपराधी की नजर से देखना चाहिए और हमारी सरकार उसी तरह से देखती है। पहचान हो जाती है। ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ मुस्लिम। एक मिनट बीच में नहीं बोला भाईजान, आप जरा सुन लीजिए। इसीलिए देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अपराधी थे और हर धर्म में आस्था रखते थे। उनके नाम से तो पहचान सकते थे ना किस किस धर्म में। और आपको योगी जी ने किसी को नहीं बख्शा। अपराधी है तो मतलब अपराधी है, चाहे वो किसी मजहब का भी हो, वो समाज के। अरे बीच में बोलने की आदत है, इसलिए आप चुप से सुन तो सकते हैं ना। मैंने आपके बीच में टीका टिप्पणी की क्या? सरकार है, अपनी बात खत्म कर ली, फिर मैं बोल। नहीं आपने, अरे भाई देखिए मैं आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आपको हमारी बातों से डर क्यों लग रहा है? नहीं मैं मैं नहीं। अच्छा रुक जाइए, एक मिनट में आ रहा हूं। डर नहीं लग रहा, मैं तू मैं नहीं। हजारी साहब आप सुन लीजिए, जो उनकी बात बुरी लगेगी वापस आपके पास आऊंगा, काउंटर कर दीजिएगा, ठीक है? आप सुन लीजिए उनकी बात पहले। मैं कोई तूतू मैमे में कोई जो जनता सुन नहीं पाती, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। तूतू मैमे करने में कोई ना आप सुन पा रहे होंगे ना मैं आपको सुन पा रहा हूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म का चश्मा नहीं पहनना है कि जब कोई भी माफिया हो, किसी भी पूजा पद्धति को, उसको धर्म के माफिया से नहीं देखना है। और योगी जी ने पिछले 7.5-8 साल में, जो भी 7 साल हुए हैं, उसमें इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखाया है कि कोई पूजा पद्धति कहीं भी हो, उसकी कोई धर्म का भी आस्था हो उसमें, अगर वो माफिया है, अगर वो डॉन है, अगर वो क्रिमिनल है, अभी वो समाज के लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स है, उसके साथ उचित कार्रवाई जो होती है वो सरकार करती है। एक मिनट पूरी बात खत्म कर ले, फिर आप बोलिएगा ना, मैं सुनूंगा। हम साहब नमाज अगर पढ़ रहे हैं, अरे भाई सुन लीजिए, एक मिनट। और योगी जी की समुदाय के नहीं, वो गलत था, मैं कह तो रहा हूँ। सुनिए एक मिनट मजहब यहाँ पर नहीं, मजहब नहीं देखेंगे, जो ईमानदारी से नहीं, जो पुलिस वाला वो उस नमाजी के साथ जो बदतमीजी की थी, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और कड़ी निंदा की सरकार ने उसको सस्पेंड भी कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? होली के मौके पर सरकार ने सस्पेंड भी कर दिया। घेर के मुस्लिम औरतों को घेर के रंग डाले गए, याद नहीं आपको? जुल्म नहीं है ये? मुसलमानों के त्योहार में अगर ऐसा होता तो आप नहीं मांग करते ये त्योहार खत्म कर दिया जाए। ये इस त्योहार की जरूरत नहीं है देश में। सुनिए एक मिनट पहले, आप अपने आप इस्लामिक स्कॉलर हफीज साहब, ज़ाहिरी साहब, सुनिए अजहरी साहब, आप अपनी मेरी बात खत्म हो जाए फिर आप सवाल कर लीजिएगा, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। लेकिन इतना बेचैन होकर मत रहिए ना। आप जब बात करें तो मैंने तो आपको टोका नहीं, मैं तो आपको इतना कह रहा हूं, जब आपका समय आएगा तो आप सवाल कर लीजिएगा। मैं इतना गुस्से में, सुन लीजिए, जफर इस्लाम कह रहे हैं वो आपके सवाल का भी जवाब देंगे, तो सुन लीजिए उनको। जफर साहब अपनी बात पूरी करिए। मैं तो आपको बड़ी शराफत से आपसे बात कर रहा हूँ, इतना ना गुस्सा है ना कुछ नहीं, जो बात है आपके सामने हकीकत रख रहा हूँ। आपने पुलिस के बारे में कहा, आपने कहा उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, सस्पेंड भी कर दिया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि देखिए कोई भी हो, अरे भाई कोई भी पीड़ित हो उसके साथ खड़ा हूं, लेकिन पीड़ित तो होना चाहिए ना। लेकिन अगर आप एक एंटी सोशल एलिमेंट के साथ खड़े रहिएगा तो क्या होगा? एंटी सोशल के साथ नहीं खड़े सकते। धर्म थोड़ी बताता है कि एंटी सोशल हो जाओ, क्रिमिनल हो जाओ, AK-47 चलाओ, ये तो नहीं सिखाता है ना धर्म। बताइए, धर्म सिखाता, हम आपको तो कुछ नहीं कह रहे हैं। मैंने कहा आपको कुछ, एक बात भी आपके खिलाफ कही, इसलिए कि आप अगर कोई भी कानून मानने वाला कोई भी इंसान हो, किसी भी मजहब का हो, उसके लिए सब बराबर है। आप भी बराबर, हम भी बराबर, कानून की नजर में सब बराबर है। लेकिन अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट हो तो उसके लिए कानून तो होना चाहिए ना, नहीं तो सभी AK-47 लेके चलेंगे, सभी हो जाएंगे फलाना, हम फलाना ढमकाना है, चाहे कोई भी हो। मैं कह रहा हूं खुल के आपको, कानून की नजर में सब अगर अपराधी है तो अपराधी है, ठीक है, और अपराध खत्म होना चाहिए कानून की नजर में। जफर साहब मैं आ रहा हूं, अजहरी साहब आपके पास भी आऊंगा। किदवाई साहब, अखिलेश यादव ने कहा कि माफियाओं की लिस्ट जारी करें। ये उनकी जो टीम है, ये यूपी पुलिस की साइट पर जो अपराधियों की लिस्ट हो जाती है, अपडेट होती रहती है, ये दिखाते नहीं है क्या उनको? राकेश जी, टॉप माफियाज की लिस्ट की बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो वो शायद आप उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, तो माफिया अपराधी अलग अलग होता है।
क्योंकि सुन लीजिए, पूरी बात तो सुनिए। दूसरी बात, जफर भाई बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए मैं जफर भाई से बोलूंगा कि ये जब घर जाएंगे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट खोलेंगे, उसका पेज नंबर 33 खोलेंगे, और उस पेज नंबर 33 को जब खोलेंगे तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में सेक्शन 147 से लेकर के और सेक्शन 151 तक आईपीसी के कितने राइट्स हुए हैं। राइटिंग लिखा हुआ है एनसीआरबी की रिपोर्ट में। आपको अभी मैं बता देता हूं, 4478। दूसरी बात, मुझे राकेश जी बड़ा आश्चर्य होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये बोलती है कि वो सेलेक्टिव अप्रोच नहीं ले रही है। टाइम्स नाउ चैनल एक बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित चैनल है, उसी चैनल का एक आप वीडियो क्लिपिंग सुन लीजिएगा। इसमें आसिफा जो है कठुआ में बच्ची थी, उसका गैंग रेप करने वालों के साथ इनकी भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा ने एक रैली में शामिल हुआ था, और उसने बोला था कि टॉप लीडरशिप के कहने पर मैं उस रैली में शामिल हुआ हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम्स नाउ जैसा प्रतिष्ठित चैनल उसके इंटरव्यू में दिखा रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट जफर भाई टू प्लीज गो टू दिस चैनल और उसको देखे जाकर के इनका पूर्व मंत्री क्या कह रहा था। तो राकेश जी, कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ इनके सांसद और विधायक मंच शेयर करते हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ इनके लोग उनको माला पहनाते हैं, उनको जेल से छुड़वाते हैं। अरे साहब, ये राम दुलार गौर की पार्टी है जो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, जिसको एक बच्ची के साथ बलात्कार में कोर्ट ने सजा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर लखीमपुर में जीप चढ़ा करके उनको शहीद कर देता है। अब किरभाई साहब आपने 1.5 मिनट बोला है, आपने 1.5 मिनट बोला है। जो आपने बातें कही हैं वो जफर इस्लाम साहब जवाब देंगे, वो उनके हिस्से की चीज है। लेकिन आप एक डेटा कोट करते हैं, मैं आपको कोट कर रहा हूं डेटा। आप एनसीआरबी पर गए ना, अब एनसीआरबी का 2016-2022 का अंतर आपको बता देता हूं। 2016 में आप लोगों की सरकार थी, हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 था। 2022 में 28वें नंबर पर, रेप के मामले में नंबर 1 था। 2022 में 24वें नंबर पर, डकैती के मामले में 4थे नंबर पर था। 2022 में 21वें नंबर पर, अपहरण के मामले में नंबर 1 पर था। 2022 में 30वें नंबर पर। तो सर डेटा थोड़ा सा पढ़ा करिए और आपको बता देता हूं। अरे मैं पूरा एनसीआरबी का, ये टाइम्स नाउ ना भारत का डेटा नहीं है किरभाई साहब, ये हमारा अपना डेटा नहीं है। मैं एनसीआरबी का ही डेटा कोट कर रहा हूं। और जरा स्क्रीन देखिए, इसके राज में कितने। अरे सुनिए किरभाई साहब सुनिए, मेरी चीख चिल्लाहट की कोई इच्छा नहीं है। अरे सुनिए, जब आप डेटा पर गए तो डेटा सर सुन लीजिए, और यूपी और देश की जनता भी डेटा देखे। किसके राज में कितने दंगे हुए, ये भी हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखा हुआ है। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना सर, प्लीज आप जवाब दे दीजिएगा, भरपूर समय दे दूंगा। उसके बाद जफर इस्लाम साहब जो आपने बात कही थी उसका भी जवाब दे देंगे। 2012 में 118 सांप्रदायिक दंगे, 39 लोग मारे गए। योगी राज में 2017 में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं। राइट्स की बात करिएगा, राइट्स। अरे सुनिए ना सर, अरे मैं अपने, ये हमारा अपना डेटा नहीं है। सुनिए किरभाई साहब, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कहीं गलती लगे संपर्क कर लीजिएगा, लगेगा तो दुरुस्त कर दिया जाएगा। सुन लीजिए सर, 2022 में यूपी में एक भी दंगा नहीं होता है। गलत है, ये रॉन्ग है। पेज नंबर 33 तो मतलब सभा के हेडक्वार्टर से हम डेटा मंगा लें। अरे आजादी साहब प्लीज बीच में नहीं, आजादी साहब प्लीज, मैं आऊंगा अलग से आपके पास, रुक जाइए। तो किरभाई साहब, मैं सपा के हेडक्वार्टर से डेटा मंगाऊं दिखाने के लिए? एनसीआरबी का डेटा सर, मैं अरे तो ये हमारा एनसीआरबी का ही डेटा है भाई, ये सरकारी एजेंसियों का ही डेटा है। पेज नंबर 33, पेज नंबर 33। चलिए जफर इस्लाम साहब, आप सपा हेडक्वार्टर से डेटा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा जो हम दे रहे हैं, डेटा जो एनसीआरबी का अलग अलग अपराधों में, इनके राज में पहली बार यूपी में 5 अपराधों में यूपी नंबर 1 हो गया, उस पर ये नहीं जाएंगे। डाउरी डेट्स में तो यूपी नंबर। देखिए हकीकत यह है कि ये बहुत सिलेक्टिव है। अरे सुन लीजिए फराज साहब, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, बहुत सिलेक्टिव है। आज पूरे देश में उठा के देख लीजिए, कांग्रेस और सपा के राज में और आरजेडी के राज में ये सब पार्टियां जो है
कितने दंगे कराती थी, कोई दुनिया का हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ती थी लोग जहां दंगा करा के मुस्लिम को बेपनाह कर देते थे। आज क्या है, आप उनसे छत छीनते थे, आज हमारी सरकार उन्हें छत दे रही है। जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, हम उनको राशन पहुंचा रहे हैं। जिनके पास आपके बिजली नहीं थी, उनको बिजली उनके घर तक बिजली पहुंचा रहे हैं, और आप तो सब जगह से महरूम करने वाले थे। अरे सुनिए, पहली बात सुनिए, आप लोगों ने तो लगता है कि आंखें बंद कर ली हैं। आप चूंकि कांग्रेस आपके साथी हैं तो आप कांग्रेस का जमाना भूल जाइएगा। अरे देश में जो राइट देखे, देश ने जो राइट देखे कांग्रेस के जमाने में और आपके जमाने में देखे। राइट्स जो है वो आप लोगों के समय में होता था, आज राइट्स खत्म हो गया। छुटपुट घटनाओं को राइट्स आप कहते हैं। आप बताइए, आप एक मुस्लिम समाज से हैं, आपने देखा कोई बड़ा राइट्स हुआ है? सहारनपुर राइट्स के बाद कौन सा राइट हुआ बताइए? और किसके जमाने में हुआ था सहारनपुर राइट्स? आपके जमाने में हुआ था। कांग्रेस पार्टी और आप तो जिम्मेदार है मुस्लिम समाज को घबरा के, डरा के, सहमा के, अपना वोट बैंक के उसको बना के उसको वोट बैंक लेते हैं, वरना क्या है? आपके सामने पार्टी के कहने पर, अरे छोड़िए इसे, ऐसे टीवी चैनल की 1000 रिपोर्ट दिखा दूंगा जहां आपके लोग जो है रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली। अच्छा किदवाई साहब एक बात बताइए, जफर साहब एक सवाल में इनसे पूछता हूं करने के लिए किदवाई साहब एक सवाल बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। अरे सर ठीक है, आपने एक क्लिपिंग दिखाई, वो कह रहे हैं 1000 क्लिपिंग दिखा देंगे। मेरी एक बात बताइए किदवाई साहब, किसने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है? किसने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है? नंबर एक बात। नंबर दो बात है, सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए। अगर यहां पर बैठकर, अरे सर सुन लीजिए, सवाल नहीं सुनेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर यहां पर बैठकर अजहरी साहब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट कर दिया, तो ये पॉलिटिकली मैसेज किसने दिया? किसने इनको ये शह दिया कि अपराधियों में भी धर्म देखो? क्योंकि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आतिक के बेटे का एनकाउंटर होता है तो भाईचारा बीजेपी खराब कर रही है। ओम प्रकाश राजभर जी का बयान सुना है राकेश जी? ओम प्रकाश राजभर जी, वही ओम प्रकाश राजभर आपके साथ गठबंधन में थे कुछ दिनों पहले तक। किसके साथ? वही ओम प्रकाश राजभर आपके साथ गठबंधन में थे कुछ दिनों पहले तक। न बोलिए, किसके गठबंधन में? और परसों ओम प्रकाश राजभर ने क्या बोल दिया है? अगर आपको ना पता तो मैं बता दूं। अरे मैं कह तो रहा हूं फराज साहब कि भाई ओम प्रकाश राजभर को आप लोग साथ में लिए घूमते थे और उनके बल पर चुनाव में न जाने कितना अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ये आप लोग दावा करते फिरते थे। देखिए राकेश जी, जफर भाई से पूछिए ना क्या प्रतिक्रिया है। ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला है वो अंसारी मसीहा थे। क्या राय है भारतीय जनता पार्टी की? ये उनके राय है, उनके मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर है भाई। अरे मैं कह तो रहा हूं कि भाई ओम प्रकाश राजभर को आप लोग सुन दो, आप चुप रहिए, जवाब देता हूं। चलिए जफर साहब जवाब दे दीजिए, फिर अजहरी साहब आपके पास आ रहा है। अच्छा राकेश जी अब नहीं दे पाए जवाब, अरे तो पूछ तो लीजिए ना भाई, वो कह रहे हैं कि जवाब दे रहा हूं तो मैं चुप हो गया। जवाब सुनिए फिर। तो ये हकीकत यह है कि इनको सुनना नहीं है, खाली बोलते रहना है। अरे सुनने का भी थोड़ा मादा रखिए ना। आपके सवाल है, जवाब दे रहा हूं। पहले तो ये बताइए कि पूरे देश में राइट्स किस पार्टी ने कराया और कब तक मुस्लिम समाज जूझता रहा उस राइट से? क्या मेरठ का राइट भारतीय जनता पार्टी थी? क्या देश में जो बड़े बड़े राइट्स हुए जरा निकाल के रिकॉर्ड देखिए, फिर बताइएगा कितने मुसलमानों की मौत हुई और उसके लिए कौन जिम्मेदार था? वो सब कांग्रेस पार्टी के रिजीम, कांग्रेस पार्टी और आपके रिजीम में हुआ है। हकीकत यह है कि मुस्लिम समाज आज इस महसूस करता है कि कोई इस चीज से, जो अपराधी है अपराधी को अपराधी कानून के तहत डील करेगा, लेकिन जो सिंपल, जो साधारण लॉ मानने वाला आदमी, उसको कोई चिंता नहीं कोई मजहब का हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जिन लोगों के पास छत छीने थे आप लोगों ने, उन मुस्लिम समाज के लोगों को हमने छत दिया है। जिनके घर में आपने अंधेरा कराया था, उनके घर में राशन, पानी और इलेक्ट्रिसिटी दिया है। जिनके घरों में आपने अकाउंट में पैसा हमने डलवाया है। क्यों डलवाया है? क्योंकि सरकार सबको एक तरह से, एक निगाह से देखती है, लेकिन उसको कोई धर्म का चश्मा जो है आप जैसे पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस जैसे पॉलिटिकल पार्टी पहुंचाती है, और उसका फायदा किसको होता है? आपको वोट बैंक की तरह होता है। लेकिन मुस्लिम समाज के लिए सबसे बड़ा कोई सरगना और दुश्मन है तो आप जैसी पार्टियां हैं। आज बोलिए, मैं पूछता हूं आपसे, चलिए मैं हमारे पार्टी के बारे में आप जो कुछ बोलते हैं, आप जरा अखिलेश यादव को किसी मुस्लिम समाज के घर में जाके खाना खाते हुए दिखा दीजिए, तब मैं मान लूंगा कि आप मुस्लिम समाज के हिमायती है। अरे वो तो आपके मंच में नहीं रखना चाहते हैं। क्या बात करते हैं आप? आपको पता है, अपनी हकीकत मालूम है।
अजहरी साहब, आपको अपनी हकीकत ही नहीं मालूम है। अजहरी साहब, आपके अखिलेश यादव ने उनका खुद डिफेंड कर रहे हैं और उसमें धर्म का तमगा देखकर आप ये गुंजाइश तलाश रहे हैं कि तौकीर पर कल को एक्शन हो जाए, पुलिस उठाकर लेकर चली जाए, तो आप लोगों के पास कहने के लिए रहे कि मुस्लिम है इसलिए पकड़ लिया। लेकिन 5 मार्च को बरेली की अदालत तौकीर रजा को दोषी करार देती है, वो दिखाई नहीं देता है। तौकीर रजा के 10वें स्टेटमेंट जो हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। तौकीर रजा को कोर्ट कह रही है आकर पेश हो जाओ, तौकीर रजा भागे फिर रहा है, ये आपको दिखाई नहीं देता है। हमने जज साहब का वो बयान भी सुना जिन्होंने सरकार के मुख्यमंत्री की बहुत अच्छे अंदाज में तारीफ की। आप बताइए क्या टी राजा के साथ क्या हुआ, बताएंगे आप? अरे मैं टी राजा पर बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपसे मौलाना तौकीर पर बात कर रहा हूँ और आप टी राजा पर चले गए। धर्म संसद में जिस तरह से हरिद्वार में भाई जो गलत हुआ उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं आपको। तौकीर मियां ने बोला वो अरे अजहरी साहब जो गलत हुआ उसको डिफेंड कोई नहीं करेगा, साधुओं योगियों, लेकिन आप लगातार मौलाना तौकीर रजा को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। देखिए और ये कहकर डिफेंड कर रहे हैं मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। मैं मौलाना तौकीर रजा का प्रवक्ता नहीं हूं उनकी पार्टी का, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मजालिम ढाए जा रहे हैं, ये तो जफर इस्लाम साहब बैठे हैं यहाँ पर। जफर इस्लाम साहब अगर बतौर ज़कात व खैरात भी अगर आपके पास ईमान है तो आप ईमानदारी से आप बताइए। गिरिराज सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं। संजय निषाद जो अभी मेरठ में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़े वो नजर आ रहे थे, वो रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं। वो आपके बड़े बड़े पदों पर आसीन है, क्यों? तौकीर रजा ने बोला वो भी गलत है। और एक लाइन में कह देते ना ये बड़े लोग साहब आपसे कहा कि तौकीर रजा मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। आप ये कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए कि तौकीर रजा पकड़े, कोर्ट को जो मनाए करे। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, पहले बोल देते। जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड सिर्फ है, एक आपका जवाब। ये चुनाव का समय है और ऐसे स्टेटमेंट आएंगे कि आप लोग एंटी मुस्लिम हैं, क्या रणनीति है आपकी? स्पष्टीकरण दे दिया। देखिए हम सब समाज को लेके चलते हैं, हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, हम सब समाज को लेके साथ चलते हैं। और अजहरी साहब जो है ये कानून की तो चिंता नहीं, लेकिन इनको जो धर्म जो है ये दिखाना चाहते हैं कि आप धर्म मानने वाले हैं, आप धर्म नहीं मानने वाले, मतलब खुदा तो यही बन गए हैं। इनको अपनी हैसियत मालूम नहीं कि भाई आप किसी को ईमानदार कह रहे हैं, किसी को ईमान वाला कह रहे हैं, किसी को बेईमान कह रहे हैं। कोई ईमान किसी का ठेका नहीं देने आप यहाँ चैनल में बैठ गए। जफर साहब आपको रोक रहा हूँ, माफी के साथ वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।